नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू आप सभी का उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम उड़ान CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020 के टेस्ट नंबर 11 के भाग 1 छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सचिवालय भवन का नाम क्या है? सचिवालय भवन का नाम पूछा जा रहा है। ये बहुत आसानी से आपको पता होगा, हमारे यहाँ के सचिवालय भवन का नाम महानदी भवन रखा गया है, जो कि नया रायपुर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख होता है। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते रहते हैं। ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व क्षेत्र का प्रमुख होता है। तो राजस्व क्षेत्र का प्रमुख राजस्व निरीक्षक होता है, जिसे आप RI के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सचिवालय के पदाधिकारियों को वरीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये क्रम क्या दिया हुआ है? देखिए, अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव दिया हुआ है। तो सबसे प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव के बाद प्रमुख सचिव आते हैं, प्रमुख सचिव के बाद संयुक्त सचिव आते हैं, संयुक्त सचिव के बाद उप सचिव और उसके नीचे आते हैं अवर सचिव। तो ये जो क्रम है ये इस डायरेक्शन में आएगा, 5 4 3 2 1। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प C। और यही क्रम आपको वहां भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अब इससे पहले क्वेश्चन था, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये है, वर्तमान मुख्य सचिव का नाम पूछा गया है। तो वर्तमान मुख्य सचिव हैं RP मंडल जी, जो कि नवंबर 2019 से पदस्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल महोदय जी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राज्य की विधायिका के पदाधिकारी नहीं है। कौन कौन सा विकल्प है? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। देखिए, इन चारों नामों में से मुख्यमंत्री के पद को पदाधिकारी नहीं माना जाता है, बाकी इन सभी को पदाधिकारी माना जाता है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है शक्ति, जो जांजगीर चांपा जिले में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, कौन नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं तो धर्मलाल कौशिक जी, ये तो वर्तमान में है। TS सिंहदेव जी इससे पहले थे। और बद्रीधर दीवान जी का नाम जो है ये एक अलग नाम है। ये विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। महेंद्र कर्मा जी पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बद्रीधर दीवान, विकल्प C हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम विधानसभा में 5वें विधानसभा, मतलब वर्तमान की बात की जा रही है, जो भी चुनाव हुआ था पिछले साल, चतुर्थ विधानसभा की तुलना में कितने अधिक महिला विधायक विजित हुई हैं? तो अभी जो फिलहाल में जो चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव, उसमें पुराने वाले चुनाव की अपेक्षा कितनी अधिक महिला सदस्य विजित रही हैं? तो इसका सही आंसर है 14, क्योंकि चतुर्थ विधानसभा में 10 महिला विधायक चुनी गई थी और 5वें वाले में 14 चुने गए हैं। तो टोटल हो जाता है आपका जो अंतर है वो 4 आएगा। मतलब आपका आंसर क्या है? 4। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, निवेश संवर्धन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? C। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी 13, क्योंकि एक नियम है कि जितने भी जो विधानसभा सीट होते हैं उन सीटों का 15% ही अधिकतम मंत्रियों के लिए रखा जा सकता है। अभी बीच में विवाद चल रहा था कि इसको 20% किया जाए, लेकिन हुआ नहीं पाया है अभी तक। ये क्या है? 15% है। तो हमारे यहाँ कुल सीटों की संख्या 91, और इसका जब 15% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.5 समथिंग, इसलिए आपका आंसर क्या है? 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान में उमेश पटेल जी हैं, ये रायगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अनिला भेड़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा सदस्यों में राज्य से कांग्रेस के कितने सांसद हैं? वर्तमान लोकसभा सदस्यों में हमारे राज्य मतलब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कितने सांसद हैं? ठीक है, तो लोकसभा में देखिए हमारे यहाँ लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 11, और 11 में से जो हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 9 सीटों में जीत प्राप्त करी थी, जबकि कांग्रेस 2 सीटों में जीत प्राप्त कर पाती है। और 2 सीटों में से देखिए एक सीट जीते थे श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, जो कि कोरबा से विजित हुए थे, और दूसरा दीपक बैज जी विजित किए थे कहाँ से? बस्तर क्षेत्र से। बाकी की 9 सीटें बीजेपी के द्वारा जीती गई थी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारे यहाँ? वर्तमान लोकसभा सदस्यों में राज्य से कांग्रेस के कुल 2 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखते हैं। संसद के उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ के कितने सदस्य हैं? ठीक है, अब संसद में 2 सदन, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन मतलब यहां पर बात की जा रही है राज्यसभा से। ठीक है, तो राज्यसभा के सीटों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है? टोटल 5 सीट हैं। अब 5 में से 3 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी। ठीक है, अब कौन कौन सी सीट कांग्रेस के पास है तो देख सकते हैं आप। कांग्रेस के पास है श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, फिर कवि तेजपाल तुलसी जी हैं, और श्रीमती छायाबाई वर्मा जी हैं। और बीजेपी के पास जो 2 सीटें हैं वो कौन कौन से? एक है सरोज पांडे जी और एक है श्री राम विचार नेताम जी के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या कितनी? तो छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगमों की संख्या है 14, पहले 13 हुआ करता था, अभी एक और बढ़ा है रिसाली, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, और इन सभी को मिलाकर के टोटल हो गए हैं 14। मतलब हमारा आंसर क्या है? विकल्प डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नगर निगम रायपुर है, जो 1967 में गठित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीनतम नगर निगम कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सबसे नवीनतम नगर निगम कौन है? रिसाली, जो आता है आपके दुर्ग जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख होता है, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम आयुक्त होता है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है? विकल्प डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन जी। ठीक है, जो कि मई 2019 से पदस्थापित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से मई 2020 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 4 विकल्पों में से ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो मई 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश भी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं? तो ऐसे हैं दीपक गुप्ता जी, जो कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय है रायपुर में। मतलब आपका आंसर क्या है? विकल्प डी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व मंडल जो कि राजस्व मामले हेतु गठित है का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका बिलासपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 14 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश शामिल है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन को पद की शपथ किसने दिलाई? ठीक है, तो आपको पता होगा कि कभी भी मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल जी के द्वारा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सभी राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन जब PR रामचंद्र मेनन जी यहाँ पर आए तो उस समय यहाँ के राज्यपाल थे आपकी आनंदीबेन पटेल जी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी। ठीक है, तो जब PR रामचंद्र मेनन जी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनकर के आए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनकर के आए, तो उस समय यहाँ के राज्यपाल थे श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, और इन्होंने ही उन्हें अपने पद की शपथ दिलवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं, इनके पास ही यह विभाग है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुंडरदेही विधानसभा से विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद जी ने अपने महाविद्यालयीन समय में एक कला संस्था की स्थापना की, उस कला संस्था का नाम क्या था? इनमें से कौन सा था? ठीक है, तो उस कला संस्था का नाम था स्वर लहरी। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के स्वर लहरी नाम की संस्था की स्थापना करी, जिसे बाद में इन्होंने दीपक चंद्राकर जी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ की एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की स्थापना स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने करी थी, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 2015 को। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 23 जून 2015, विकल्प ए। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गोधन न्याय योजना की शुरुआत इस राज्य में किस विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी? काफी चर्चित गोधन न्याय योजना, इसके बारे में पूछा जाता है बार बार, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि यह किस विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि यह शुरू किया गया था आपके मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से, पाटन विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया गया था। यह शुरू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव वर्तमान में कौन है? ठीक है, सचिव से एक और क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं श्री चंद्रशेखर गंगराड़े जी, जो हाल ही में नियुक्त हुए थे। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के अधीन निम्न में से कौन सा विभाग नहीं आता है? तो कौन कौन से विभाग दिए हुए हैं? पुलिस विभाग, जेल विभाग, होमगार्ड विभाग, छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा विभाग शामिल नहीं होता है? तो इनमें से ये छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस का जो डिपार्टमेंट है ये शामिल नहीं होता है छत्तीसगढ़ गृह विभाग के अंतर्गत। बाकी ये तीनों के तीनों विभाग जो हैं शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के संसदीय सचिवों का मूल वेतन कितना है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़
विधानसभा के संसदीय सचिवों का मूल वेतन है 21,000 रुपए। ये आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, इसे आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल में धार्मिक न्यास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको प्रदान किया गया था? छत्तीसगढ़ का प्रथम मंत्रिमंडल, मतलब जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ नवंबर 2000 में, उस समय जब सरकार का गठन हुआ था, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उसमें कौन से ऐसे व्यक्ति थे या कौन से ऐसे मंत्री थे जिन्हें धार्मिक न्यास राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार दिया गया था? ठीक है, इसका आंसर है वर्तमान के सीएम श्री भूपेश बघेल जी, जिन्हें उस समय यह पद प्रदान किया गया था। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्तमान राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके राज्यपाल बनने से पहले किस पद पर आसीन थी? ठीक है, ये मध्य प्रदेश में एक मंत्री के पद पर आसीन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्य का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चलिए, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में परिसीमन पूर्व एसटी सीट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट की स्थिति क्या थी? जब परिसीमन होता है तो सीटों की संख्या में उतार चढ़ाव होता है। तो जब परिसीमन अभी नहीं हुआ था तो इससे पहले यहाँ पर सीटों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण था 34, जो कि वर्तमान में 29 हो चुका है। ठीक है, परिसीमन से पहले अनुसूचित जनजाति के लिए 34 सीट आरक्षित हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 29 सीट आरक्षित हैं। इसी में अगर आप देखें तो एससी के लिए 10 और ओबीसी और जनरल के लिए अलग से 51। ठीक है, तो 29:10:51 का रेशियो भी चल रहा है। एक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सचिवालय के कार्य होते हैं। सचिवालय का कार्य क्या होता है? नीति निर्माण में सहायता, मंत्रियों को सलाह देना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, इनका दोनों ही में योगदान होता है, चाहे नीति निर्माण का कार्य हो या मंत्रियों को सलाह देना हो। वैसे जब भी इनसे सलाह मांगी जाती है तभी ये देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इनका दोनों कार्य है, मतलब विकल्प सी हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इसका प्रमुख होता है विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, राज्य में संचालित डूडा, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जिला शहरी विकास अभिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है कलेक्टर। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की गई है जिसकी पीठ पर संपूर्ण भारत सरकार खड़ी है, यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था रेंजे मैकडोनाल्ड साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सबसे अधिक समय तक के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन थे? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सबसे अधिक समय तक कौन से न्यायाधीश रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है राजीव गुप्ता जी। ये देखिए, इनके बारे में दिया होगा, ये 2008 से लेकर के 2012 तक यहाँ के न्यायाधीश रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? ठीक है, तो ये होता है आपके गृह सचिव के अधीन। ठीक है, जो पुलिस महानिदेशक होते हैं वो गृह सचिव के अधीन रह करके अपना कार्य संपादित करते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है आंसर सी। ठीक है, तो पहले 4 हुआ करता था, आगे बढ़ते गया है। वैसे 3 से 5 हुआ करता था। ठीक है, जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे 3 से 5 के बीच हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो गौठान समिति है इसे भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो फिलहाल जो ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा कथन स्टेटमेंट नहीं है? पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल, इनके समय में ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और उनकी सिफारिश के आधार पर ही भारत में पंचायती राज की शुरुआत करी गई थी राजस्थान से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नहीं, सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी राजस्थान में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? पेशा अधिनियम से संबंधित समिति डीएस भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, जो 1994 में गठित की गई थी। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही पेशा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होना या विस्तृत होना। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पंचायती पद्धति अपनाई थी। बिल्कुल, तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम लागू है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है। हमारे यहाँ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत है, लेकिन वहां पर 2 स्तरीय ही लागू है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब सही नहीं है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है? राजनीति के अपराधीकरण को रोकना, रॉन्ग। गांवों का विकास करना, कुछ हद तक है, लेकिन अगर बाकी विकल्पों को देखें तो ये अलग हो जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य। इसके अलावा चुनाव खर्च में कमी करना, ये भी नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या है? विकल्प सी, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था, इसलिए पंचायती व्यवस्था को लाया गया था। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, पंचायती राज के संबंध में क्या कथन है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब माध्यमिक कहेंगे तो आप समझिए कि जनपद अध्यक्ष, और जिला स्तर पर कहेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो आपको पता है कि इन दोनों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष मत देने के लिए होता है, और ऐसे जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो 21 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। पंचायत में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, बिल्कुल सही है। पंचायतों में चुनाव जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी। ठीक है, इस प्रकार से हमने 50 सवालों का एक्सप्लेनेशन देख लिया है, और आगे के एक्सप्लेनेशन सर बताएंगे आपको। तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आज हम उड़ान के टेस्ट नंबर 11 संविधान वाले भाग का विश्लेषण देखेंगे। चलिए, इसका पहला सवाल जो हमारे सामने था वो था, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। जिसमें धार्मिक समुदाय सिख, बौद्ध, जैन और पारसी थे। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा किससे मिला हुआ है, ये हमारा सवाल था। तो इसमें सिख, बौद्ध, जैन और फारसी सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में भारतीय संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 में है। यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा नहीं दी हुई है। अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा 2 वादों में वर्णित की गई है। तो 2 वाद हैं। पहला वाद पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक स्टेट, और दूसरा वाद जो है इससे जुड़ा हुआ वो पी इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट है। तो इसमें 3 पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय ने लिए थे जिनके आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण किया जाता है। तो उसका पहला बिंदु था कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या पर आधारित होगा। इसका दूसरा पॉइंट था कि अल्पसंख्यक उस वर्ग को माना जाएगा जिसका अपना विशेष धर्म हो, अपनी विशेष भाषा हो, जिसमें लिपि भी समाहित मानी जाएगी। और तीसरा था कि राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग का योगदान 50% से कम होना चाहिए। तो यदि कोई समुदाय इन तीनों शर्तों को पूर्ण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में जगह पा सकता है।
तो ये सभी समुदाय सिख, बौद्ध, जैन और फारसी इन तीनों शर्तों को पूर्ण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, ये सभी अल्पसंख्यक हैं। चलिए अगला आपको मिलान करना है। तो मिलान में पहला है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 72 संविधान का राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जी हाँ, इसमें वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। चौथा अनुच्छेद 148 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्यों को बताता है। जी नहीं, अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित हैं, जबकि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 सीएजी की शक्तियां और उसके कर्तव्यों के विषय में वर्णन करता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही हैं, इनका मिलान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है? तो संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो अयोग्यता है, यानी कौन संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है। और किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि यह मामला दल बदल 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ हो, तो यदि ये मामला दल बदल से जुड़ा हुआ हो तो इसका निर्धारण लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, या अगर राज्य का मामला है तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या अयोग्यता के आधार यहाँ बताए गए हैं। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ का कार्यकाल रखता है। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वह अयोग्य हो जाएगा संसद का सदस्य चुनने के लिए, तो ये सही है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहता है तो अनिवार्य रूप से उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये भी सही है कि अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह भारतीय संसद का सदस्य नहीं हो सकता। यदि 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया, हाँ मैंने बताया, दल बदल के तहत यदि कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो भी वह भारत की संसद का सदस्य नहीं हो सकता। दल बदल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दिया गया है और ये भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। चौथा है, अगर व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। जी नहीं, ये अयोग्यता का आधार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है? तो देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पर दिए हुए हैं। आच्छादन, छद्म विधायन, अभित्यजन और पृथक्करणीयता का सिद्धांत। देखिए, आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का हिस्सा है। आच्छादन का सिद्धांत बोलता है कि कोई भी विधि जो भारत में संविधान लागू होने के पूर्व बनाई गई थी या संविधान लागू होने के पश्चात बनाई जा रही है, यदि वो मौलिक अधिकार से असंगत है तो मौलिक अधिकार उस विधि के उस भाग से जो कि मौलिक अधिकार से असंगत है उनको आच्छादित कर लेंगे। ये आच्छादन या ओवरलैपिंग का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा सिद्धांत है अभित्यजन। अभित्यजन का अर्थ होता है कि भारत का कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। जी हाँ, ये भी अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है। पृथक्करणीयता अर्थात संविधान के लागू होने के पहले या पश्चात कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकार से असंगत है, तो उस विधि का जो भाग मौलिक अधिकार से असंगत है उस भाग को विधि से अलग कर दिया जाएगा और बाकी की विधि को लागू रहने दिया जाएगा। ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहलाता है। ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है, परंतु छद्म विधायन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, बल्कि ये केंद्र राज्य संबंध वाले भाग से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, छद्म विधायन का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना आवश्यक है?
अनुसूचियाँ दी हुई हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची जो है राज्य उनसे संबंधित नहीं है, परंतु पहली अनुसूची में जितने भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भारत में शामिल हैं उन सभी का नाम वर्णित होता है। तो ऐसे में अगर हम कोई भी नया राज्य बनाते हैं या उसके नाम में भी परिवर्तन करते हैं तो पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नए राज्य का निर्माण करने के लिए संविधान में किसी प्रकार के संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? यहाँ पर क्षेत्राधिकार दिए हुए हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, वास्तविक या मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और रिट क्षेत्राधिकार। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सिविल मामले और आपराधिक मामले हैं उनसे संबंधित अपीलों को सुनता है। संवैधानिक मामलों से संबंधित अपीलों को भी अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत सुना जाता है। तो ये इसका उत्तर नहीं है। वास्तविक या मूल क्षेत्राधिकार, जी हाँ, वास्तविक और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय दो राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, राज्य और केंद्र के मध्य होने वाले विवाद या दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करता है। तो जी हाँ, यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत इस मामले को सुन सकता है। अपनी सलाहकारी क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है और अपनी रिट क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, वास्तविक या मूल क्षेत्राधिकार। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कोलेजियम का हिस्सा है लेकिन उसे पद से हटाने की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता? देखिए, राष्ट्रपति के कोलेजियम का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में है और इस कोलेजियम में लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, साथ ही राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्यों को इस कोलेजियम में शामिल किया जाता है। राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के कोलेजियम का हिस्सा होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के कोलेजियम का हिस्सा नहीं होते हैं, परंतु इसका उत्तर ये नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कोलेजियम का हिस्सा होता है परंतु उसे हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता। तो महाभियोग की प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते तो हैं केवल वो, किंतु वो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य विधानसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के किस भाग के संदर्भ में सलाह दी थी? देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कांग्रेस सरकार में बनाई गई थी 1976 में और इस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था जो था मौलिक कर्तव्य, और वो भारतीय संविधान का भाग 4 का है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति भारतीय संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई समिति है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 67 में दिए हैं। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, अर्थात उत्तर है इसका बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
तो देखिए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसका संचालन कर सकता है, और इसी अनुच्छेद के तहत ही कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखे गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30(1) अर्थात डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न है, अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा नहीं दी गई है? ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दोहरा खतरा, आत्म अभिशंसन और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होते हैं? तो ऐसे लॉ जो पूर्व की तिथि से लागू किए जाते हैं उनको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) किसी भी व्यक्ति को जो दोषी है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण देता है, अर्थात भारत में कोई भी आपराधिक विधि पूर्व की किसी तिथि से लागू नहीं की जा सकती और किसी भी भारतीय को दंडित उसी समय किया जाएगा जब उसने वर्तमान में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन किया है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) बताता है। वैसे ही 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण देता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए भारत में केवल एक बार ही दंडित किया जाएगा। इसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) बताता है। आत्म अभिशंसन अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए भारत में बाध्य नहीं किया जा सकता, इसे आत्म अभिशंसन का सिद्धांत बोलते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में वर्णित है। जबकि 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 22 का हिस्सा है, यह अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में नहीं करवाए जाते? तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में करवाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है और यहाँ पर इसकी शक्तियां और कार्य भी वर्णित हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य की पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जी नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग, ये भारत निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 का संबंध किस विषय से है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्राधिकारिता, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के विषय में अभी हमने बात की, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में ये 370 में वर्णित था, वर्तमान में ये डिमोलिश कर दिया गया है। इसके संदर्भ में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है और राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में है। सही उत्तर है ये ए। अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है? तो अध्यादेश उसी परिस्थिति में लाया जा सकता है जब भारतीय संसद है उसका कोई भी सदन कार्य नहीं कर रहा हो। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन अगर सत्र में नहीं है तो किसी भी कानून को पारित किया जाना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में करते हैं? ऑप्शन में है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, और डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। देखिए जो आंतरिक अशांति शब्द है ये पहले संविधान में शामिल था, परंतु 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार
राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य 60 और अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी 500। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन विधेयकों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? देखिए, संसद के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। जो संयुक्त बैठक है उसका आयोजन किया जाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। देखिए, साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अर्थात यदि किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के मध्य कोई विवाद होता है और ये 6 माह से अधिक लंबे समय तक चलता है, तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। तो साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक जी नहीं, धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में जो सर्वाधिक अधिकार होते हैं वो लोकसभा के पास होते हैं और धन विधेयक के संदर्भ में अत्यंत ही सीमित अधिकार राज्यसभा के पास होते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक के संदर्भ में प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में है। संविधान संशोधन विधेयक नहीं, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। संविधान संशोधन विधेयक के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री कार्यालय एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है, यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है। इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं केवल वह संस्थाएं हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है और संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री कार्यालय का वर्णन नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। बाकी के 3 विकल्प सही हैं, परंतु ए सही नहीं है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन असत्य है कि पीएमओ एक संवैधानिक संस्था है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्रीय विधायिका और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? देखिए, आप भारतीय संविधान के विषय में अगर आपने अध्ययन किया है तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो ऐसे में सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन जो है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम अलग से दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, भाषा 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और समय समय पर जो 8वीं अनुसूची है उसमें संशोधन भी किए गए हैं। तो संशोधन को हमने यहाँ मेंशन किया है। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो 8वीं अनुसूची थी उसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था और 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल की गई थी और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो 8वीं अनुसूची है उसमें स्थान दिया गया था। और इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण संशोधन 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 है। इसके द्वारा इसमें शामिल भाषा उड़िया को ओडिया कर दिया गया है। अब इसमें भाषाएं देख लेते हैं। तो इसमें जो भाषाएं हैं उनका जो क्रमांक है उसमें क्रमांक संख्या 17 में संस्कृत वर्णित है, तो इसका उत्तर संस्कृत नहीं होगा। क्रमांक संख्या 8 में कश्मीरी वर्णित है, तो इसका उत्तर कश्मीरी भी नहीं होगा। और क्रमांक संख्या 14 में नेपाली वर्णित है, तो इसका उत्तर नेपाली भी नहीं होगा। तो वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है वह फारसी भाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, फारसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? भाग में दिया गया है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। देखिए, प्रस्तावना में संविधान में संशोधन हो चुके हैं। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन संभव है, मौलिक अधिकार वाले भाग में भी संशोधन किए जा सकते हैं, परंतु न्यायिक समीक्षा वाला भाग संविधान के मूल ढांचे वाले भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए, मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान का वह भाग जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल होगा उसमें लोकसभा के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। उसमें मौलिक अधिकार के भी कुछ भाग शामिल होते हैं, परंतु संपूर्ण मौलिक अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो मौलिक अधिकार के कुछ भाग ऐसे भी हैं जिसमें संशोधन किया जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे के अंतर्गत मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा वाले भाग में संशोधन संभव नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, इसमें बी, सी और डी सही हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जी हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। परंतु ऑप्शन 1 को ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी नहीं, यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ए गलत होगा और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? तो राज्य विधान परिषद का चुनाव किस प्रकार होता है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में वर्णित है। तो राज्य विधानसभा में जो 5/6 सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, जबकि 1/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य हैं उसमें 1/3 स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, जबकि 1/12 स्नातकों से चुने जाते हैं, अर्थात जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 3 वर्ष पूर्व। 1/12 शिक्षकों से चुने जाते हैं, ये प्राइमरी स्तर के शिक्षक होते हैं जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो। 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो उत्तर हो जाएगा 1/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीट देने का आदेश दिया गया है, जो कि भारत के निम्नलिखित स्कूलों में लागू है। स्कूल दिया गया है केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, सरकारी स्कूल, अनुमोदित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुमोदन के प्राइवेट स्कूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी प्रकार के स्कूल जो भारत में संचालित हैं उन सभी स्कूलों में 25% सीट गरीबों के लिए आवंटित करने का निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग माना गया है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पष्टता से संबंधित है, तो इसमें निजता का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, परंतु इसमें भी निजता का अधिकार शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है और इसमें निजता के अधिकार को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एक भाग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान लिया गया है। तो यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, अनुच्छेद 23 का हिस्सा भी ये नहीं है। देखिए, इससे संबंधित 2 प्रमुख वाद हैं जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। देखिए, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम इंडियन यूनियन 1997, इस वाद के द्वारा जो निजता का अधिकार है उसको भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता दी गई थी। और वर्तमान में इससे संबंधित एक नया वाद जो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था वो था न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी वर्सेस इंडियन यूनियन। यह आधार से जुड़ा हुआ एक मामला था और यहाँ भी निजता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था। इसके निर्णय के बारे में विस्तार में चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए आगे है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
लैंगिक समानता का सिद्धांत किसमें वर्णित है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सभी। देखिए प्रस्तावना में भी लैंगिक समानता का सिद्धांत वर्णित है, क्योंकि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यहाँ पर सामाजिक न्याय में लैंगिक समानता को भी शामिल कर लिया जाता है। फंडामेंटल राइट वाले अनुच्छेद 15 यानी जन्म, लिंग और वंश के आधार पर जो समता वाला भाग है वहाँ पे लिंग भी शामिल है। तो ऐसे में जो लैंगिक समानता है वो मौलिक अधिकार का भी भाग हो जाती है। मौलिक कर्तव्य में अगर हम चलेंगे तो मौलिक कर्तव्य का जो भाग है वो संविधान का 4 भाग है। तो 4 में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, और इसमें जो मौलिक कर्तव्य में ई नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसमें लैंगिक समता की बात की गई है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भी शामिल हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39(1) और अनुच्छेद 42 में लैंगिक समता के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे में सभी भाग प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लैंगिक समानता का सिद्धांत वर्णित है। तो ऐसे में इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है? अटॉर्नी जनरल नहीं, इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। कैबिनेट, इसका उल्लेख आरंभ में भारतीय संविधान में नहीं था, परंतु 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 जो आपातकाल से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल से, वहां पर कैबिनेट शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। परंतु बजट शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ऐसे में बजट वह शब्द है जिसका प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनमें ध्यान दीजिए। पहला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं? देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को अनन्य रूप से, यानी जो अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, वो अधिकार कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 वह अनुच्छेद हैं या वह अधिकार हैं, वह मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। इसमें 15 में समता का अधिकार है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समता। 16 में अवसर की समता को बताया गया है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, और 19 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण से संबंधित अधिकारों को बताया गया है। तो ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। इनके अतिरिक्त जो भी अधिकार हैं वो भारतीय नागरिक के अतिरिक्त विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अधिकार वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है। विधि के समक्ष समता का अधिकार है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आ जाता है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता? तो यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में से केवल 19 शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 4, 19। यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों को है, इसके अतिरिक्त अन्य अधिकार भारत में विदेशियों को भी दिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्गों के हितों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? देखिए उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A में वर्णित है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की सुरक्षा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है, और ये भी DPSP का भाग है। पर्यावरण की सुरक्षा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में दिया गया है, और ये भी DPSP का भाग है। समान नागरिक संहिता ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है, और ये भी DPSP का भाग है। तो ये चारों ही DPSP का भाग हैं। तो ये 1, 2, 3
और 4 यानी सी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत के संसद की संरचना कैसी थी? तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के संसद की जो संरचना बताई गई थी उसमें क्राउन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है और ये सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान, जी हाँ, एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी सही है। मूल अधिकार, जी नहीं, मूल अधिकार वाला जो भाग है वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारतीय संविधान में शामिल किया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जी हाँ, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है। तो यहाँ ब्रिटेन से क्या नहीं लिया गया है पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार वाला भाग हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? देखिए, पहले आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते थे, परंतु 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय हुआ था, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के पूर्व ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में एक आपातकाल लगाया गया था और वह आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था और सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। और जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय यानी 1978 में जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो उसने ये सोचा कि भारतीय संविधान में ऐसे क्या सुधार किए जाएं कि भारतीयों के अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी सुरक्षित रखा जा सके। निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 यानी अपराध से दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला जो अधिकार है उसको आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी और ये स्टैब्लिश हुआ है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मताधिकार है एक वैधानिक अधिकार। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और विकल्प है एक वैधानिक अधिकार। जी हाँ, मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है। सांविधिक अधिकार, जी हाँ, मताधिकार एक सांविधिक अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार, मताधिकार का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से संविधान में नहीं किया गया है, इसको संवैधानिक अधिकार मानना सही नहीं है, परंतु एक जगह मताधिकार जो है संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 226 में बताया गया है तो हम मान सकते हैं संवैधानिक अधिकार भी है। प्रथागत अधिकार, जी नहीं, मताधिकार एक प्रथागत अधिकार नहीं है, परंतु क्योंकि हमको सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करना है तो इसमें हम चयन करेंगे सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको विधायिका के द्वारा कानून बनाकर आपको दिया जाता है। देखिए, ये जो मत देने का अधिकार है ये भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया है और ये अधिनियम भारत की विधायिका के द्वारा पारित किया गया था। तो अगर सबसे ज्यादा सही उत्तर पूछा जाएगा तो यह एक सांविधिक अधिकार है। पहले यह एक सांविधिक अधिकार है और क्योंकि सांविधिक है इसीलिए वैधानिक भी है और संविधान में इसको प्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक अधिकार नहीं बताया गया है तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं और इसको भी छोड़ सकते हैं, परंतु सांविधिक अधिकार के रूप में हम इसको अनिवार्य रूप से मानेंगे। देखिए यहाँ पर अगर सांविधिक अधिकार वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप इसे एक वैधानिक अधिकार भी मान सकते थे, जो कि कई पूछे गए प्रश्नों में माना गया है, परंतु क्योंकि हमने यहाँ पर सांविधिक अधिकार को भी शामिल किया था इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मताधिकार एक सांविधिक अधिकार है, स्टैच्यूटरी राइट है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये 43B अनुच्छेद वर्ष 2011 में ही संविधान में जोड़ा गया है और ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के बाद संविधान का हिस्सा बना और इसमें सहकारी समितियों के विषय में उपबंध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? देखिए, उच्च न्यायालय में यदि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है उच्च न्यायालय में वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी संख्या के विषय में बात करते हैं। देखिए, न्यायाधीशों की संख्या अगर उच्च न्यायालय में बढ़ानी हो तो उसके लिए उच्च न्यायालय का पूर्व में बनाया गया एक अधिनियम है, उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये अधिनियम है
उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956। तो अगर न्यायाधीशों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो आप जानते हैं कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 + 1 थी, वर्तमान में इसको 34 कर दिया गया है। तो इस संख्या में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाए। तो ये संशोधन कौन कर सकता है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ये संशोधन कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि एक अधिनियम में संशोधन है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इसे नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन के द्वारा नहीं, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम संविधान नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा इस संशोधन को किया जा सकता है, परंतु क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उपयुक्त उत्तर है संसद में अधिनियम द्वारा, तो किसी भी अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में हमको एक प्रस्ताव पास कराना पड़ता है। तो अधिक उपयुक्त संसद में अधिनियम द्वारा है, इसलिए उसका उत्तर हम सी लेंगे कि संसद में अधिनियम के द्वारा हम इस अधिनियम को बदल सकते हैं या नया अधिनियम बना सकते हैं, और उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, अध्यादेश द्वारा भी हो सकता है। परंतु क्योंकि अधिक उपयुक्त उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम अधिक उपयुक्त उत्तर का ही चयन करेंगे कि संसद में अधिनियम के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ाई जा सकती है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ये हमारा सवाल है। तो राज्य विधान परिषद के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171 में है, और इस प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 40। कुछ राज्यों में इस न्यूनतम संख्या वाले प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, परंतु वो संविधान का अपवाद है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया है? हमारे उत्तरों में हमने लिया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जी नहीं, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। भारत अल्पसंख्यक आयोग? जी नहीं, ये भी संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग? जी नहीं, ये भी संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग? जी हाँ, यह एक संवैधानिक आयोग है। आरंभ में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग संविधान में एक साथ थे, परंतु 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो अलग से संविधान में अनुच्छेद 338A में शामिल किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 338A में शामिल होने के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, और ये संविधान संशोधन के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है? तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है। इसके दो भाग हैं, 143(1) और 2। चलिए देखते हैं क्या उत्तर है हमारे। यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता है। ये संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। उपरोक्त सभी, तो सामान्य तौर पर छात्र इसका उत्तर उपरोक्त सभी लगाएंगे, परंतु यह उसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है कि यह मांगे जाने पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में सलाह मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय इसे विधिक मामलों में सलाह देता है। इसमें भी दो भाग हैं। अगर 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु अगर 143(2) के तहत कोई सलाह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य है, क्योंकि ऐसी सलाह सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रारंभिक अधिकारिता है 131 इससे जुड़ी हुई होती हैं। परंतु जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए 143(2) में भी बाध्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मांगे जाने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। जी हाँ, संप्रभुता का यह अर्थ है। संप्रभुता का अर्थ वास्तव में क्या होता है? तो निर्णय लेने की शक्ति या निर्णय लेने की स्वतंत्रता
और ऐसी संता जो किसी भी आंतरिक या बाह्य शक्ति से बाध्य ना हो। तो भारत संप्रभु है, अर्थात भारत अपने निर्णय लेने के दौरान किसी भी आंतरिक और बाह्य शक्ति के प्रभाव से मुक्त है। तो देखिए संप्रभुता में क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। जी हाँ, भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वह किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, एक संप्रभु देश है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश कॉलोनी नहीं है। जी हाँ, भारत किसी देश का कॉलोनी नहीं है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो भारत अगर चाहे तो भारत राज्य क्षेत्र का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित कर सकता है। ऐसा आपने देखा 100वें संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुए, और इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में भारत ने अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने अपना कुछ क्षेत्र भारत को दिया। तो ये भी हो सकता है क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो 1, 2 और 3 तीनों हैं, भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाते हैं। कौन सा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने बाध्य है। जी नहीं, भारत एक संप्रभु शक्ति है और वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से बाध्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं। तो के.एम. मुंशी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति से जुड़े हुए थे। नीचे हमने प्रारूप समिति का जो स्ट्रक्चर है उसको बताया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। इसका काम संविधान के प्रारूप का निर्माण था। अंबेडकर जी के अतिरिक्त सदस्य के रूप में इसमें गोपाल स्वामी अयंगर जी शामिल थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी शामिल थे, के.एम. मुंशी जी शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी शामिल थे, एन माधवराव शामिल थे जिनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात बी.एल. मित्रा ने उनका स्थान लिया था, और टी.टी. कृष्णम्माचारी शामिल थे जिनका स्थान बाद में डी.पी. खेतान ने लिया था। तो के.एम. मुंशी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरुवाड़ी एक चर्चित वाद है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था, परंतु साथ ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। परंतु आगे जाकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की यह धारणा बदल गई और इसने जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग मान लिया। तो इसका उत्तर है 1960 को बेरुवाड़ी वाद आया था। भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। जी हाँ, भारत के नागरिक केवल भारत के नागरिक होते हैं, वो किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। इसलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वो किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं परंतु नागरिक भारत के ही होंगे। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग है। जी नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, केंद्र और राज्य की नागरिकता भिन्न नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला भी देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमने एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है संविधान के दृष्टिकोण से। तो इसमें बी गलत है। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? देखिए, भारतीय नागरिकता के समाप्ति के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 और 9 में उपबंध है। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। जी हाँ, अगर वो चाहे तो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। भारतीय नागरिकता से बर्खास्तगी, हाँ ये भी हो सकता है, परंतु वो जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। उसने भारत की नागरिकता यदि देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की है, तो यदि वो शत्रु देश के साथ किसी कार्यवाही में संलिप्त पाया जाता है, जब भारत की लड़ाई किसी शत्रु देश के साथ हो रही हो, तो उसको भारतीय नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। नागरिकता से वंचित किया जाना, जी हाँ, यदि नागरिकता मिलने के दौरान वो कोई गलत जानकारी देता है या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये तीनों सही हैं। स्वैच्छिक त्याग भी हो सकता है, बर्खास्तगी भी हो सकती है और नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्रकार से किसी नागरिक की नागरिकता भारत में समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यदि
कोई राज्य नीति निषेधक तत्वों को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ न्यायालय में वाद दर्ज किया जा सकता है। अगला है गांधीवादी सिद्धांत भी नीति निषेधक तत्वों के भाग हैं। नीति निषेधक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। देखिए इसमें ए कि नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, ये सही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 इस बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि नीति निषेधक तत्व भारत के किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नीति निषेधक तत्वों को हमने संविधान में आयरलैंड से शामिल किया था, ये बिल्कुल सही है। और गांधीवादी सिद्धांत देखिए 40, 43 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46, ये सारे गांधीवादी सिद्धांत हैं जो नीति निषेधक तत्वों में वर्णित हैं। तो इसका डी भी सही है, तो इसमें गलत है ए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीति निदेशक तत्वों की नहीं है। तो पहला है ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश हैं। जी हाँ, ये सिफारिश है क्योंकि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये विशेषता इनकी है, बिल्कुल सही। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। आपको भारत शासन अधिनियम 1935 ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें निदेशक तत्वों को भी अनुदेश के रूप में शामिल किया गया था। अगला है निदेशक तत्व भारत में राजनीतिक न्याय को स्थापित करते हैं। जी नहीं, निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करते हैं जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय को। तो ये सी आपके लिए गलत हो जाएगा, ये निदेशक तत्वों की विशेषता नहीं है। डी भी पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत की गई। तो पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत। जी नहीं, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1950 के तहत, और इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 12 महीने के लिए बढ़ा सकती है। मतलब हर बार की बैठक में इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है इनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। यह भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो पंडित नेहरू नहीं, जाकिर हुसैन जी नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हाँ। ये सारे जो कोटेशन हमने देखे ये सभी मैच करते हैं, सारे कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी से। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हें भारत रत्न से 1992 में सम्मानित किया जा चुका है और इन्होंने ही भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। धन्यवाद।